मैं इसी पर आ रहा था कि क्या ये कंपोजिट कल्चर जिसकी बात आपने की, जो बना इतने सालों में, उसको नकारने का, आइडिया ऑफ इंडिया को नकारने का भी एक ये तो प्रोजेक्ट ऑब्वियस है। है, ये तो देखिए जिस तरह चला रहे हैं उसमें तो निहित है। लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो एक बड़ी सामान्य बात कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हमारे पुरखे, उन्होंने 12वीं सदी के बाद सीखना बंद कर दिया। 12वीं सदी के बाद उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया। इससे अधिक कॉलोनियल और रेसिस्ट स्टेटमेंट भारतीयों के बारे में, और स्पेसिफिकली अगर कुछ लोगों को टारगेट करके कहा जाए तो हिंदुओं के बारे में, इससे ज़्यादा रेसिस्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है। ये तो वही दोहरा रहे हैं आप जो जेम्स मिल ने अपनी किताब में हिंदुओं के बारे में लिखा है कि हिंदू कैसे होते हैं। आप तो सिद्ध करने पे तो लोग हैं कि हम ऐसे ही थे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आप सीख रहे थे। जैसे आप अत्याचार और पतन का काल कह के डिसमिस करते हैं, उसमें न्याय दर्शन जैसे सूक्ष्म दर्शन का विकास उसी काल में हुआ है। संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम महत्वपूर्ण आचार्य माने जाने वाले पंडित राज जगन्नाथ, जो उत्कृष्ट कवि भी थे, वो शाहजहां के दरबारी थे। तब इसका आप क्या कीजिएगा। इन चीज़ों को डिसमिस करके अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही खतरनाक किस्म से अपंग समझ पैदा होगी, टूटी फूटी समझ पैदा होगी, और वो आपके वर्तमान पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के अनुकूल हो सकती है, क्योंकि आपको हर चीज़ का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ना है। इसके दो नतीजे निकलते हैं। एक तो आप जो आपके समाज को आत्मविश्वास से हीन बनाने के लिए वास्तव में जिम्मेदार है, यानी कॉलोनियलिज्म, उसको एक्जोनरेट कर रहे हैं, उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। दूसरे, आप अपने समाज की एक बहुत ही परवर्ड समझ पैदा कर रहे हैं। ये देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए ठीक नहीं है। मैं फिर से कहूँगा कि आप 18वीं सदी का भारत कैसा था, अगर मेरे बस में हो, जो थोड़ा बहुत मेरे बस में मैं कर रहा हूँ, आप मेरे काम से वाकिफ़ हैं, 14वीं 15वीं सदी से लेकर 18वीं 19वीं सदी तक का भारत कैसा था, सच मानों में आज की राजनीति से थोड़ा मुक्त होकर उसको सोचिए, तो आप भारतीय ज्ञान परंपरा का सचमुच उद्धार कर रहे होंगे। प्राचीन काल का क्या बेहतर विकसित हुआ, क्या पीछे छूटा, किसका दमन हुआ, किसका विकास हुआ, इसके गंभीर अध्ययन की ज़रूरत है। खास करके इस 500-600 साल को सामने रखते हुए, जिसे कॉलोनियलिज्म ने डार्क पीरियड कहकर संबोधित किया। क्या वो सचमुच डार्क था? डार्क था तो ठीक है, अगर तथ्य साबित कर देंगे डार्क था तो ठीक है, लेकिन तथ्य तो धर्मपाल जी की किताब में फिर से कहूँ तो ये कुछ और ही बता रही है। और धर्मपाल जी पर वामपंथी होने का आरोप तो कोई लगा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मपाल की मैकाले पुत्र और मार्क्स पुत्र नहीं थे। अगर वो थे तो गांधी पुत्र थे। बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे उसका। लेकिन ये टारगेट केवल मुसलमान भर नहीं है, ये बौद्ध पीरियड को खा जाना चाहते हैं, जैन को खा जाना चाहते हैं, उस पूरे पीरियड को भी नहीं नहीं, वो गायब असल कर में देना देखिए चाहते दिक्कत क्या है यहाँ। आपने ठीक कहा, केवल मुसलमान, या मैं यहाँ तक कहूँगा कि केवल बौद्ध जैन की बात नहीं है। बात एक नितांत इकहरी समझ की। उस नितांत इकहरी समझ को ये आरोपित करना चाहते हैं लोगों पर, जो घातक है। वो इसलिए भी घातक है कि जैसे पारंपरिक रूप से शंकराचार्य के जो विरोधी दर्शन में लोग थे, वो उन पर प्रच्छन्न बौद्ध होने का आरोप लगाते थे। उनका कहना था कि इनके मायावाद जो है वो नागार्जुन के शून्यवाद से गहरे में प्रभावित है। अब ये बहस का विषय है विद्वानों के बीच में, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये इस बात की सूचना देता है कि एक संवाद था, एक एकेडमिक लेन देन था, बहस थी। संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य हैं भामे, वो ब्राह्मण भी हैं अपने आप में और बौद्ध भी हैं। यानी मैंने अपनी किताब में भी, अंग्रेजी में जो किताब है मेरी कबीर कबीर, उसमें ये लिखा भी है कि ये ठेठ यूरोपीय समझ थी, दिस और दैट, या तो आप ये हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। भारतीय समझ की सुंदरता इसी में थी कि यहाँ दिस एंड दैट, आप ये भी हो सकते हैं और वो भी हो सकते हैं। आप हिंदू हैं लेकिन किसी सूफी के भक्त हो सकते हैं, आप मुसलमान हैं किसी हिंदू संत के भक्त हो सकते हैं। और सच ये है कि सब कुछ के बावजूद आज तक ऐसे लोग मौजूद हैं, आज तक हैं ऐसे लोग
बहुत तेज़ी से उनकी संख्या घट रही है, वो अलग बात है। तो आप जिस चीज़ से चिढ़ते हैं उसको आप कोई नाम दीजिए, समन्वित संस्कृति, संवाद संस्कृति, बहुलतापरक संस्कृति, आप उसको कोई नाम दे दीजिए। हर नाम की अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ये संस्कृति एकहरी नहीं थी, ये सच है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आप करेंगे तो वो असल में प्लूरल में ही हो सकती है। इसीलिए अंग्रेजी में जब कहा जाता है तो शब्द बहुत सही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। हिंदी में वो बहुवचन गायब कर देते हैं। हिंदी में कहें भारतीय ज्ञान परंपराएं, और सिस्टम शब्द का प्रयोग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि एकेडमिकली सिस्टम थोड़ी अलग चीज़ होती है। ट्रेडिशन इज अ मच बेटर एक्सप्रेशन। तो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस और भारतीय ज्ञान परंपराएं, इस पर फोकस हो, इनके संवाद पर फोकस हो। आप जैन देखें, बौद्ध देखें, लोकायत देखें, चारवाक देखें और ब्राह्मण देखें। इधर आप आकर के हिंदू परंपरा देखें, इस्लामी परंपरा देखें। एक दूसरे धरातल पर आप पंजाबी से लेकर तमिल तक की जो ज्ञान परंपरा है, बांग्ला से लेकर के गुजराती तक की जो ज्ञान परंपरा है, उस पर ध्यान दें। इट इज़ सो एक्साइटिंग। लाखों पांडुलिपियाँ तो अभी भी पड़ी हुई हैं जो एक्सप्लोर नहीं की गई हैं। उनमें ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है, कितना ज्ञान है उनमें। फिर ये सवाल आप पूछें कि एक तरफ इतना सूक्ष्म चिंतन था, भाषा के स्तर पर भारतीय चिंतन की सूक्ष्मता आज दुनिया मानती है। भाई क्या चक्कर था कि टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं हुई जरूर हुई, लेकिन यूरोप से अगर आप तुलना करें, खासकर 15वीं-16वीं सदी के बाद के, तो क्या कारण था? यूरोप में क्यों तेज़ी से डेवलप हुई, आपके यहाँ क्यों नहीं हुई? यहाँ एक दिलचस्प दलील दी जाती है, और वो ये कि यूरोप ने जो ज्ञान डेवलप किया है वो सारा यहीं से उठा के ले गए अरे और ये तो हमको देखिए, वंचित कर दिया। अब ये तो इतनी हास्यास्पद बात है कि इस पर टिप्पणी करना भी व्यर्थ है। सच तो ये है। ये तो उस तरह की बात है कि मैक्स मुलर ने वेद पढ़ कर के हवाई जहाज बना लिए। अब इस पर मैं क्या कमेंट करूं? आपने काहे नहीं बना ली? असल में कहीं भी टेक्नोलॉजी का विकास, मुकेश जी, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन। आपने प्रकृति का कोई नियम पता लगा लिया, उसको सूत्रबद्ध कर दिया, एकेडमिक ढंग से रख दिया, उसका टेक्नोलॉजिकल उपयोग रोज़मर्रा के व्यवहार में उसका उपयोग ही इस पर निर्भर करता है कि समाज में व्यापार की क्या स्थिति है, समाज में मांग की क्या स्थिति है। मांग नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी का विकास भी नहीं होगा। जैसे जैसे मांग होती है उस तरह टेक्नोलॉजी बनती है, और फिर एक डायलेक्टिक्स चलता है। टेक्नोलॉजी आपके संबंधों को, आपके जीवन को प्रभावित करती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ बैठे बैठे आप कितनी दूर तक अपना संवाद पहुँचा सकते हैं। आज से 15 साल पहले ये संभव नहीं था, इंटरनेट के पहले ये संभव नहीं था, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा का जीवन, व्यापार, इसका परस्पर संबंध है। अब सवाल ये है कि भारत में जो व्यापार की स्थिति थी वो 18वीं-19वीं सदी में नष्ट कैसे होती चली गई, और इंग्लैंड और तमाम सारे जो कोलोनाइजिंग कंट्रीज थे, वहाँ व्यापार तेजी से बढ़ता क्यों चला गया? इसको अगर आप देखें और थोड़ा फिर पॉपुलर लेवल पर चीज़ों को देखें, ये लोग कहते हैं कि भाई औरंगजेब की मृत्यु के समय चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो इससे दो सवाल पैदा होते हैं। अगर मुसलमान इतने ही अत्याचारी थे, मुसलमान शासक, और सिवाय मारपीट के उन्हें कुछ नहीं सूझता था, तो इकोनॉमी इतनी बड़ी कैसे हो गई थी? ये तो कॉमर्स का बुनियादी नियम है। 2000 साल पहले चले जाइए, चाहे आज देख लीजिए, आज का भारत देख लीजिए या आज का अमेरिका देख लीजिए, स्टेबिलिटी और सुरक्षा के बिना व्यापार नहीं होता। तो अगर चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत थी, तो आपकी इतिहास दृष्टि पर एक अलग ढंग से भी सवाल उठ जाता है। दूसरा ये कि फिर वो गिरती चली गई। कहते हैं कि उस समय 24% था हिंदुस्तान का हिस्सा, सन 47 तक आते आते 3-4% रह गया, और उसी अनुपात में लंदन, जिसकी गंदगी और इसकी चर्चा होती थी, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत नगरों में बन गया। अभी रिसेंट रिसर्चेज में सामने आया है कि लंदन एज सच नगर के तौर पर लंदन के विकास में कॉलोनियल लूट का कितना बड़ा योगदान था। और ये कोई आज की बात नहीं है, लिखने वाले इसको बहुत पहले से लिख रहे हैं। दादा भाई नौरोजी की किताब 19वीं सदी के अंत में आई थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
विलियम डिग्बी जो खुद अंग्रेज थे, उन्होंने 1906 में इस इकोनॉमिक लूट के बारे में किताब लिखी थी। तो बात तो ये होनी चाहिए, बात तो सच ये है कि ये होनी चाहिए कि दुनिया के दूसरे कोलोनाइज्ड देशों के साथ मिलकर, यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ मिलकर, कभी कभी मैं एक सपना जैसा देखता हूँ कि आप मांग करें सारे पश्चिमी यूरोप से कि आपने भाई साहब जो हमारा खून चूसा है कुछ उसका हर्जाना भरिए। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, इनकी सारी समृद्धि उसका आधार कॉलोनियल लूट है। तो उस पर तो फोकस आपका है नहीं, आपका फोकस यहाँ है मुसलमानों पर। आपका फोकस इस पर है कि बौद्धों को और जैनों को वर्चुअली इतिहास से, तो आप असल में व्युपनिवेशीकरण कर रहे हैं या जाने अनजाने उपनिवेशिक, रीउपनिवेशीकरण, मैं ये नहीं कहूँगा, रीकॉलोनाइज। लेकिन आप जाने अनजाने औपनिवेशिक ताकतों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके रोल को आप अंडर प्ले कर रहे हैं, उनके रोल को आप खत्म कर रहे हैं जो उन्होंने किया। गांधी जी के चरखे का मजाक उड़ाने का बड़ा फैशन है कि साहब चरखे से नहीं सब जानते हैं कि केवल चरखे से आज़ादी नहीं मिली, लेकिन चरखा केवल चरखा नहीं था। अगर थोड़ा सा अक्ल से काम लें इस तरह की बातें करने वाले लोग, कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड जाता है, वहाँ से वो फाइन कपड़े में बदलता है और भारत में आके मार्केट में बिकता है। माल प्राप्त करने की स्थितियों पर भी आपका एक अधिकार है। कच्चा माल बेचने वाले को सौदेबाजी की कोई स्कोप नहीं है। माल बेचने की स्थितियों पर भी आपका एक अधिकार है। कोई प्रतियोगिता आप उत्पन्न नहीं होने दे रहे हैं, भारतीय उद्योग को विकसित नहीं होने दे रहे हैं। और जब एक आदमी, उसको इंसाइट आती है और वो चरखे के सिलसिला शुरू करके खादी को एक आंदोलन बना देता है, तो मैनचेस्टर और लैंकाशायर में मिलें बंद होने की नौबत आ जाती है। ये डायरेक्ट चोट थी ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्य पर, आर्थिक ताकत पर। कि मैं नाम भूल रहा हूँ लेखक का, वैन या आ जाएगा तो बता दूंगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की, उनकी अद्भुत किताब है द एम्पायर ऑफ कॉटन, पढ़नी चाहिए लोगों को, आसानी से उपलब्ध है कि किस तरह ये जो कॉटन का एम्पायर था, अंग्रेजी साम्राज्य उनके हिसाब से मूलतः कॉटन का एम्पायर था, और उसमें चरखे ने कितना बड़ा डेंट लगाया। तो देखिए ये सब चीज़ें ऐसा होता है मुकेश जी के आम लोग इन सब चीज़ों को इतने डिटेल में जाहिर नहीं समझते हैं। समाज में जो नेता होते हैं उनका काम यही होता है। नेता का काम ये नहीं है कि वो लोगों की बेसर इंस्टिंक्ट्स को भड़काए, उनके गुस्से को भड़काए। नेता का काम उनका प्रबोधन करना होता है, उनको बोध क्या है आर्थिक स्थिति। अपने अपने मुहावरे होते हैं, गांधी जी का एक मुहावरा था, नेहरू का एक मुहावरा था, लेकिन दोनों का मुहावरा मिलके जिस मुहावरे की रचना करता है वो भारत के इतिहास को जिस तरह देखता है, भारत के भविष्य को जिस तरह देखता है, मुझे लगता है कि अगर तात्कालिक राजनीति के आग्रहों से मुक्त होकर, और नेहरू का जो ऑब्सेशन कुछ लोगों को है, तो कोई कभी लगता है कि नेहरू जी की ताकत भी अद्भुत है, मरने के 60-70 साल बाद भी लोगों को काम नहीं करने दे रहे। कह सकते हैं नेहरू का भूत सबसे मजबूत। तो उस ऑब्सेशन से मुक्त होकर अगर देखें तो सचमुच भी उपनिवेशीकरण सार्थक होगा और भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्ता फिर से स्थापित होगी जेन्युइनली, तभी जब आप बहुलता का ध्यान रखें, संवाद का ध्यान रखें और किसी एक ट्रेडिशन को प्रिविलेज ना करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.